हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं क्लास 11th के एक टॉपिक केमिकल इक्विलिब्रियम का। और लास्ट रिवीजन वीडियो की तरह यहां पे हम रिपीट कर दें कि ये वीडियो एक्सक्लूसिवली रिवीजन वीडियो है, ये किसी बिगिनर के लिए नहीं है। आप पहली बार अगर ये टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो इस वीडियो से कुछ खास फायदा नहीं होगा आपको। अगर आप रिविजन करना चाहते हैं इस टॉपिक का तो फिर ये वीडियो आपके काम का है। और इस वीडियो में जो भी चीज आप लोगों को बताएंगे उसका पीडीएफ यानी शॉर्ट नोट्स का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम का रिवीजन। किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है? जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में जा रहा होता है। किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में जब फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट और बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट एक दूसरे के बराबर हो जाए, यानी कि जिस रेट से वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और जिस रेट से वो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, वो दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाए। ऐसा होने पर होगा क्या? जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना बंद नहीं करेगा, प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट करेगा, लेकिन क्योंकि दोनों का रेट सेम है तो उनका कंसंट्रेशन समय के साथ चेंज नहीं करेगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। उस स्टेट को हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। और इक्विलिब्रियम स्टेट में ये अगर KF है रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन, KB है रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन, तो एक टर्म यहां डिफाइन होता है KEQ लिखा हुआ है, इसका फुल फॉर्म है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। This is equals to ratio of KF by KB, rate constant for forward and backward direction, and this is equal to concentration of products। ये देखो C प्रोडक्ट है और D भी प्रोडक्ट है, उन दोनों का कंसंट्रेशन रेज टू द पावर उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कर देना है, बीच में एक मल्टीप्लिकेशन का साइन है। उसी तरीके से डिनोमिनेटर में क्या कर रहे हैं हम लोग? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ले रहे हैं, रेज टू द पावर उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। यानी कि अगर इसको हम लोग एज सच स्टेटमेंट पे डिफाइन करें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो ये वाला एक बात ध्यान में रखना है हम लोग को। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए हम लोग को ऊपर लिखना है प्रोडक्ट और नीचे लिखना है रिएक्टेंट। अब अगर कोई कंपोनेंट प्योर सॉलिड है या प्योर लिक्विड है तो उनको हम लोग कहते हैं नॉन एक्टिव कंपोनेंट्स, क्योंकि उनका कंसंट्रेशन समय के साथ नहीं चेंज करता है, रिएक्शन के साथ नहीं चेंज करता है। प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का कंसंट्रेशन कांस्टेंट होता है, जबकि गैस का कंसंट्रेशन चेंज करता है, बिकॉज गैस के कंसंट्रेशन में नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम जो रेशियो हम लोग लिखते हैं उसमें नंबर ऑफ मोल्स तो गैस का होता है लेकिन वॉल्यूम होता है कंटेनर का। तो प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड अगर रहेगा तो उसका कंसंट्रेशन को कांस्टेंट मानेंगे, जबकि अगर गैस रहेगा तो उसे कंसंट्रेशन को कांस्टेंट नहीं मानेंगे। तो अगर मान लीजिए कोई इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसा है AA प्लस BB इक्विलिब्रियम CC, जिसमें फेज लिखा हुआ है, A का फेज गैसियस फेज, B इज इन लिक्विड फेज एंड C इज इन गैसियस फेज, और आप अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख रहे हैं तो उसमें आप ये जो लिक्विड वाला फेज वाला कंपोनेंट है उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाले इक्वेशन में नहीं लिखेंगे। यहां पे आप देखिए गैसियस वाले कंपोनेंट को हम लिखे हैं और गैसियस वाले कंपोनेंट को नीचे भी लिखे हैं, लिक्विड वाले कंपोनेंट को इग्नोर कर दिए हैं। और ऐसा करने पे जो नाम KEQ यहां पे लिखा हुआ है वो बदल करके यहां पे हो गया है KC मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओनली एक्टिव कंपोनेंट्स। एक्टिव कंपोनेंट्स का मतलब इस केस में अगर सॉलिड लिक्विड गैस का बात करें तो गैस हो गया एक्टिव कंपोनेंट और सॉलिड और लिक्विड हो गया नॉन एक्टिव कंपोनेंट। सो KEQ में फेज से कोई मतलब नहीं है, किसी भी फेज में रहे उसको हम लोग लिख देते हैं, लेकिन अगर KC लिखा हुआ है तो इसमें हम लोग सिर्फ उन्हीं कंपोनेंट्स को लिखेंगे जो एक्टिव कंपोनेंट्स है। इसका मतलब इस केस में गैसियस कंपोनेंट को लिखेंगे। अब आप बोलेंगे सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसको भी आप बोल रहे हैं, आप इसको भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल रहे हैं, एग्जाम में हम लोग क्या यूज करेंगे? बाय डिफॉल्ट इफ इट इज नॉट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मींस KC एंड यू हैव टू इग्नोर नॉन एक्टिव कंपोनेंट दैट इज प्योर सॉलिड्स एंड प्योर लिक्विड्स। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वेशन में आपको सिर्फ लिखना है यहां पर गैसियस कंपोनेंट्स। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन हो गया KC। यहां पे एक दूसरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है KP इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। KC इज इन कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस एंड KP इज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। तो इसमें वही काम करना है, प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर को ऊपर लिखेंगे, रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर को नीचे लिखेंगे, रेज टू द पावर उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगाएंगे। सिर्फ डिफरेंस है, इसमें कंसंट्रेशन है और इसमें पार्शियल प्रेशर है। ठीक है, ये KC और KP के बीच में एक रिलेशन भी होता है, ये रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, दैट KP इज इक्वल टू KC RT टू द पावर डेल्टा NG। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है तो यहाँ पे हम किसी भी इक्वेशन का डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, एंड रिजल्ट बता रहे हैं जो कि न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है,
तो Kp इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, R हो गया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T इज टेंपरेचर इन केल्विन, एंड व्हाट इज दिस डेल्टा Ng, बड़ा इंपॉर्टेंट सा टर्म है, इस चैप्टर में भी आगे चल के बहुत जगह यूज होता है, बाकी भी चैप्टर्स में यूजफुल है। डेल्टा Ng का मतलब होता है कि कोई भी गैसियस कंपोनेंट्स देखो पूरे रिएक्शन में, उसमें जो प्रोडक्ट दिखे आपको वो सारे गैसियस प्रोडक्ट के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को जोड़ दो माइनस सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स गैसियस रिएक्टेंट का। अगर स्टेटमेंट वाइज अगर आप लिखना चाहते हैं तो डेल्टा Ng कैन बी रिटन एज सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। ठीक है, एग्जांपल के लिए अगर इस रिएक्शन को आप देखो 2A गैसियस प्लस B गैसियस इक्विलिब्रियम C गैसियस, तो प्रोडक्ट में गैसियस कंपोनेंट सिर्फ एक है और उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, जबकि रिएक्टेंट में गैसियस कंपोनेंट्स 2 है, A का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है और B का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। तो यहाँ पे डेल्टा Ng हो जाएगा, इस तरफ 1 है और इस तरफ टोटल है 3, तो 1 माइनस 3 प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ये वैल्यू हो गया -2। तो ये वाला इक्वेशन आप ध्यान रखोगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में डायरेक्टली यूजफुल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ प्रॉपर्टीज है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, इस ध्यान से देखना है, ये भी क्वेश्चन में काफी यूजफुल होता है बनाने के लिए, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आया, कई बार एज अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन रहेगा कि अगर एक रिएक्शन है A गैसियस इक्विलिब्रियम B गैसियस और उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc है, और अगर आप रिएक्शन को रिवर्स कर दिए, B इक्विलिब्रियम A कर दिए, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 से आप उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ध्यान रखना है, सीधे हम लोग यूज करेंगे इसको एप्लीकेशन में। फिर अगर A गैसियस B गैसियस के लिए Kc है और इस रिएक्शन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो आपको दिख रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी रेज टू द पावर 2, यानी कि जिस कांस्टेंट से आप किसी इक्विलिब्रियम रिएक्शन को, किसी रिवर्सिबल रिएक्शन को मल्टीप्लाई करोगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो उतना पावर से रेज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे Kc टू द पावर 3 हो जाता है, यहाँ पे अगर आप हाफ से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे Kc टू द पावर हाफ यानी कि रूट Kc हो जाता है। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी हो गया, सीधे यूज करना है इसको हम लोगों को न्यूमेरिकल्स में। फिर एक चीज देखो, अगर आप दो इक्विलिब्रियम रिएक्शन को ऐड करते हैं, तो देखिए इन दोनों को आप जब ऐड किए तो ये रिएक्शन निकल करके आया है। आप रिएक्शंस को ऐड कर रहे हैं लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स ऐड नहीं होता बल्कि मल्टीप्लाई होता है। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन का Kc1 है, इसके लिए Kc2 है। ओवरऑल रिएक्शन जो आप लिखे हैं इसमें आप देखिए ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू came out to be product of the two equilibrium constant Kc1 into Kc2. So when you add two or more reactions, reversible reactions, the equilibrium constant will undergo multiplication. ठीक है, ये दो तीन प्रॉपर्टीज आप लोगों को ध्यान में रखना है। Then comes a term degree of dissociation, बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब है किसी भी रिएक्टेंट का कितना फ्रैक्शन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो इन ऑर्डर टू रीच इक्विलिब्रियम। मान लीजिए रिएक्टेंट का 1 मोल आप लेकर के आए और जब इक्विलिब्रियम आया तो उस रिएक्टेंट का 0.6 मोल अभी भी बचा हुआ है, यानी कि A का कितना मोल खर्च हुआ प्रोडक्ट में टू रीच इक्विलिब्रियम, दैट इज 0.4। ठीक है, कितना में, तो 1 मोल लेकर के आए थे, कितना खर्च हुआ, 0.4 खर्च हुआ, यानी कि 40% कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट में टू रीच इक्विलिब्रियम। सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल बी 0.4। व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, इट इज 0.4। इसका इक्वेशन होता है अल्फा, इसको डिनोट करते हैं अल्फा से। अल्फा इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में देखिए क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट टू रीच इक्विलिब्रियम, और डिनोमिनेटर में है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इनिशियली टेकन, कितना खर्च हुआ प्रोडक्ट में गया टू रीच इक्विलिब्रियम, डिवाइड बाय शुरू में कितना आप लिए थे, वही बात है कितना फ्रैक्शन कन्वर्ट हुआ। ठीक है, जैसे यहां देखिए अगर एक रिएक्शन है A गैसियस इक्विलिब्रियम 2B गैसियस, T बराबर 0 पे 1 मोल लेकर के आए थे, ये 0 मोल था, तो अगर इसका 1 मोल आप लेकर के आए हैं और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर अल्फा है तो ये डिक्रीज भी करेगा। अल्फा इज बेसिकली कितना फ्रैक्शन डिक्रीज किया है, फ्रैक्शन इज आउट ऑफ 1, तो अगर 1 लेकर के आए तो अल्फा ही डिक्रीज करेगा। अब ये 1:2 का रेशियो है, तो जितना यहां पर डिक्रीज करेगा मोल्स, यहां पर जो फॉर्म करेगा उसको डबल फॉर्म करेगा, यानी कि यहां पे फॉर्मेशन होगा B का 2 अल्फा। वहीं दूसरा एक एग्जांपल देखो, अगर रिएक्शन फिर से वही है A गैसियस इक्विलिब्रियम 2B गैसियस, बट इनिशियली एट T बराबर 0 द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A टेकन इज A मोल्स, इट्स नॉट 1 मोल, इट इज A मोल्स। ठीक है, तो उस केस में कंसीडरिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एज अल्फा, यहां पर जो नंबर ऑफ मोल्स A का कन्वर्ट करेगा B में वो हो जाएगा A अल्फा। अब समझ गए यहां पे क्या करना है, 1 लिखे तो कितना डिसोशिएट किया, कितना कन्वर्ट किया, 1 into अल्फा। 2 हो जाएगा तो यहां पे लिखेंगे आप 2 अल्फा, 3 यहां पे होगा तो यहां पे लिखेंगे आप 3 अल्फा। यहां पे क्योंकि A है तो ये कितना डिक्रीज करेगा, A अल्फा, तो ये फाइनली नंबर ऑफ मोल्स A का बचेगा A माइनस A अल्फा, और फिर से 1:2 का रेशियो है, इसका मतलब अगर यहां पर A अल्फा
डिसोशिएट किया है, कन्वर्ट किया प्रोडक्ट में, कंज्यूम हुआ है, तो वहां पे बनेगा 2a अल्फा। तो दिस वाज अबाउट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अगर किसी रिएक्शन में हमको पता नहीं है कि अभी इक्विलिब्रियम पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन का कंपोनेंट्स का कंसंट्रेशन मेरे को दिया हुआ है और मेरे को यह जानना है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंचा है कि नहीं, और अगर नहीं पहुंचा है तो वो एक्चुअली किस डायरेक्शन में नेट मूव कर रहा है, या तो फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में, उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं। तो यहां पे देखिए एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ए गैसियस बी गैसियस सी गैसियस का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्मॉल बी स्मॉल सी है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू तो बाबू देखो कांस्टेंट होता है। एक बात आप लोग नोट डाउन कर लो, किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। आगे चल के हम लोग पढ़ने वाले सीखने वाले कि टेम्परेचर के साथ किस तरीके से वो चेंज करेगा, बट अभी के लिए आप नोट डाउन कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट है, एंड एज लॉन्ग एज टेम्परेचर इज कांस्टेंट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वोंट चेंज। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू इसका क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सी एट इक्विलिब्रियम टू द पावर सी डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम टू द पावर ए मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम टू द पावर बी, जो हम लोग पढ़े थे थोड़ा देर पहले। अब मेरे को ना कुछ कुछ कंसंट्रेशन दे दिया है क्वेश्चन में, ए का, बी का और सी का, बट मेरे को ये नहीं पता है कि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन वो है कि नहीं, मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंचा है कि नहीं। तो एक्चुअली हम यहां पर केसी नहीं लिख सकते हैं, तो यहां पे एक टर्म आता है क्यूसी। दिस क्यूसी इज कॉल्ड रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट एक डमी वेरिएबल होता है ये बताने के लिए कि भाई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, और अगर नहीं पहुंचा है तो एक्चुअली कितना दूर है और किस दिशा में बढ़ रहा है वो। तो हम लोग एग्जैक्टली यही वाला इक्वेशन अप्लाई करेंगे, लेकिन यहां पे है कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। वी आर नॉट श्योर अबाउट द गिवन कंसंट्रेशन, वेदर द कंसंट्रेशन इज एक्चुअली एट इक्विलिब्रियम और नॉट। तो हम लोग यहां पे लिखे कंसंट्रेशन गिवन, जो क्वेश्चन में दिया है उसको पुट कर देंगे, और यहां केसी लिख नहीं सकते है ना, क्योंकि हम लोग को पता नहीं है कि इक्विलिब्रियम आ गया है। तो यहां पे हम लोग डमी वेरिएबल लिखेंगे क्यूसी, और ये वाला वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, क्यूसी का वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, रिएक्शन कोशेंट का वैल्यू, एंड देन विल कंपेयर दिस क्यूसी रिएक्शन कोशेंट विद द कांस्टेंट केसी। उस रिएक्शन का केसी जो है वो तो एक कांस्टेंट टर्म है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। तो आप रिएक्शन कोशेंट को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कंपेयर करोगे, आपको समझ में आ रहा है ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम डालेंगे तब, और रिएक्शन कोशेंट कोई भी कंसंट्रेशन दिया हुआ हो तो ये वाले इक्वेशन में तो आप हमेशा पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्यूसी का जो वैल्यू निकल करके आएगा उस वैल्यू को यू हैव टू कंपेयर इट विद केसी। आप उसको केसी से कंपेयर करो और उस कंपैरिजन से पता चलेगा कि रिएक्शन एक्चुअली है कहां। अगर क्यूसी का वैल्यू केसी के बराबर निकल करके आ जाता है, इसका मतलब आपका जो रिएक्शन है वो अभी इक्विलिब्रियम पे, दोनों बराबर हो गया ना, यानी कि रिएक्शन इज प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। और इन दैट केस हम लोग क्या बोलेंगे, भाई अब ये केसी लिख लो या क्यूसी लिख लो, बात बराबर है, रिएक्शन नेट फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं जा रहा है, वो इक्विलिब्रियम में बैठा हुआ है। अगर क्यूसी का वैल्यू केसी से कम है, ये जो वैल्यू क्यूसी का निकल के आया है, इट केम आउट टू बी लेस देन केसी, देन इन दैट केस द रिएक्शन इज प्रोसीडिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी कि अभी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं है, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है। और अगर क्यूसी का वैल्यू जो निकल के आया रिएक्शन कोशेंट का वैल्यू वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ज्यादा है, तो इन दैट केस द रिएक्शन इज प्रोसीडिंग नेट इन बैकवर्ड डायरेक्शन इन ऑर्डर टू रीच इक्विलिब्रियम। तो रिएक्शन कोशेंट आपको बताता है एक्चुअली कि रिएक्शन का स्टेटस अभी क्या है। डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ रिएक्शन कोशेंट एंड रिलेशनशिप विद of reaction quotient with equilibrium constant, there is a principle which is called Le Chatelier's principle। Le Chatelier's principle का मतलब होता है कि भाई हम लोग का जो केमिकल रिएक्शन है ना वो एक स्टेबल इक्विलिब्रियम है। हम लोग का जो केमिकल इक्विलिब्रियम है रिवर्सिबल रिएक्शन का, वो एक स्टेबल इक्विलिब्रियम है। स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलने का मतलब कि अगर आप उस इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्टर्ब करोगे तो वो रिएक्शन वापस इक्विलिब्रियम स्टेट पे आने का कोशिश करेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू Le Chatelier's principle, if you disturb a reaction at equilibrium, the reaction will proceed in the direction in which effect of that disturbance is minimized। यानी कि जिस दिशा में आप उसको डिस्टर्ब किए हैं उसके विपरीत दिशा में वो ट्रेवल करेगा, और वो ट्रेवल करता है लॉजिकली, क्योंकि आप जब रिएक्शन को डिस्टर्ब करते हो ना तो आप क्यूसी का वैल्यू को चेंज कर देते हो, और क्यूसी का वैल्यू जब केसी के बराबर होता है उस दिशा में जाता है तो रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड होता है। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे समझते हैं हम लोग कि Le Chatelier's प्रिंसिपल एक्चुअली बोलता क्या है। Le Chatelier's प्रिंसिपल के अनुसार आप रिएक्शन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो कैसे डिस्टर्ब कर रहे हैं, या तो आप कंपोनेंट्स का मोल्स को चेंज कर दे रहे हैं, या आप डब्बा का वॉल्यूम को चेंज कर दे रहे हैं, या आप उसमें जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है उसको चेंज कर दे रहे हैं। और ये सब करने के बाद आपको ये देखना है कि रिएक्शन नेट फॉरवर्ड जाता है कि बैकवर्ड जाता है। लॉजिकली समझो, आप क्या कर रहे हैं ना, एक रिएक्शन में कुछ कुछ चेंजेस कर रहे हैं।
अब क्या है, जब चेंज नहीं किए थे यानी कि उस समय रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे था। इक्विलिब्रियम में होने का मतलब क्यूसी का वैल्यू केसी के बराबर था, क्यूसी इज इक्वल टू केसी। आप रिएक्शन को डिस्टर्ब कर दिए, केसी तो नहीं चेंज किया, बिकॉज हम पहले बता चुके हैं केसी विल चेंज ओनली विथ चेंज इन टेम्परेचर। यहां पे कोई भी डिस्टर्बेंस आप ध्यान से देखो वो टेम्परेचर का डिस्टर्बेंस नहीं है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है यानी केसी का वैल्यू कांस्टेंट है, तो आप जो भी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं उससे एक्चुअली डिस्टर्ब कौन हो रहा है, केसी नहीं डिस्टर्ब हो रहा है, उससे डिस्टर्ब हो रहा है क्यूसी। और क्यूसी डिस्टर्ब होने का मतलब कि पहले जो क्यूसी केसी के बराबर था वो ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, है ना। और ज्यादा या कम होने का मतलब है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट से डिस्टर्ब हो जाएगा, तो वो क्यूसी केसी के पास वापस से आएगा ना, जिस वजह से रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड शिफ्ट करेगा। तो हर केस में आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने के समय चेक क्या करना है कि भाई डिस्टर्बेंस के बाद क्यूसी का जो नेट वैल्यू आया है, नया वाला वैल्यू, वो केसी के बराबर ही रह गया है, तो फिर तो नो चेंज होगा। अगर वो केसी से बड़ा हो गया है तो आप बोलोगे रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर वो केसी से छोटा हो गया है तो रिएक्शन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। थोड़ा समझते हैं इसको हर एक डिस्टर्बेंस को लेकर के। देखिए जैसे यहां पे पहला है इफेक्ट ऑफ चेंज इन मोल्स। एक रिएक्शन यहां पे दिख रहा है आप लोगों को, ए गैसियस इक्विलिब्रियम बी गैसियस। इसमें मान लीजिए कि हम बाहर से ए को डाल देते हैं इक्विलिब्रियम पे या बी को डाल देते हैं इक्विलिब्रियम पे, तो रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट करेगा। देखो इस रिएक्शन का क्यूसी का वैल्यू आपको दिख रहा है इस कंसंट्रेशन ऑफ बी बाय ए। अभी क्या है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे, यानी कि ये वाला चीज केसी के बराबर है। अगर आप बाहर से ए को ऐड कर देते हैं तो आप गौर से देखो क्यूसी का वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा, बिकॉज ए इज प्रेजेंट इन डिनोमिनेटर। अब क्यूसी का वैल्यू घट गया मतलब केसी से कम हो गया, तो रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट करेगा, फॉरवर्ड। ठीक है, क्लियर ये वाला बात कि अगर आप रिएक्शन में ए को ऐड कर रहे हैं, एडिशन ऑफ ए, एडिशन कर रहे हैं ए का, तो इन दैट केस रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट करने वाला है, रिएक्शन शिफ्ट करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्यूसी बता रहा है हम लोग को। अगर आप बाहर से बी को ऐड कर देते हैं, अगर आप बाहर से बी को ऐड कर देते हैं तो वैसे केस में क्यूसी का वैल्यू देखो बढ़ जाएगा, बिकॉज बी इज प्रेजेंट इन न्यूमरेटर। और क्यूसी अगर केसी से बड़ा हो गया तो रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट करेगा, रिएक्शन शिफ्ट कर जाएगा वैसे केस में बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो एडिशन ऑफ रिएक्टेंट शिफ्ट द रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन, एडिशन ऑफ प्रोडक्ट शिफ्ट द रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन। लॉजिकली यू कैन सी कि क्यूसी का वैल्यू किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, अगला केस देखिए इफेक्ट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम। अगर आप वॉल्यूम को चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये भी फिर से बिल्कुल वैसे क्यूसी का चेंज को देखते हुए निकल करके आता है। और जो एंड रिजल्ट है वो कुछ ऐसा है कि अगर एक रिएक्शन ऐसा है जिसमें डेल्टा एनजी का वैल्यू 0 है, डेल्टा एनजी याद होगा आपको, इधर भी 1 है इधर भी 1 है, 1 - 1 विल गिव यू द वैल्यू 0। अगर डेल्टा एनजी का वैल्यू 0 है तो वॉल्यूम को चेंज करने से रिएक्शन पे कोई असर नहीं होगा। रिएक्शन ना तो फॉरवर्ड जाएगा नेट ना बैकवर्ड जाएगा, बिकॉज क्यूसी विल रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, दूसरा रिएक्शन देखो, इस रिएक्शन में आपको दिख रहा होगा डेल्टा एनजी पॉजिटिव है, इस तरफ 2 है इस तरफ 1 है, तो 2 - 1 + 1, डेल्टा एनजी पॉजिटिव है। अगर किसी रिएक्शन में डेल्टा एनजी का वैल्यू पॉजिटिव हुआ, देन ऑन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम द रिएक्शन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। हम सिर्फ एंड रिजल्ट बता रहे हैं, बट ये निकल के कैसे आया है, अगेन बाय कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ क्यूसी, कि वो चेंज करने से भाई क्यूसी बढ़ा है या घटा है। तो अगर ये फॉरवर्ड जा रहा है मतलब कि क्यूसी घटा होगा, केसी से कम हुआ होगा, तभी वो नेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। और अगर एक रिएक्शन का डेल्टा एनजी का वैल्यू नेगेटिव है, जैसे कि इस रिएक्शन में है, तो फिर वॉल्यूम को अगर आप इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये हो गया वॉल्यूम का इफेक्ट। अगला इफेक्ट है इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। अब एक बात ध्यान रखना, अगर नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हम लोग बॉयल्स लॉ लगा सकते हैं और प्रेशर विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो इसलिए यहां पे हम लिख दिए इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर में इट इज रिवर्स ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, यानी कि यहां पर जो भी चीज आप लिखे हैं वॉल्यूम वाले केस में उसका उल्टा हो जाएगा। जब आप प्रेशर को चेंज करोगे डेल्टा एनजी 0 रहेगा, नो चेंज। डेल्टा एनजी अगर पॉजिटिव रहेगा तो अगर आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो बैकवर्ड जाएगा, डेल्टा एनजी अगर नेगेटिव रहेगा आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो ये फॉरवर्ड जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब यहां पे आखिरी इफेक्ट है ली चाटलियर्स प्रिंसिपल में, दैट इज इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। बाबू इनर्ट गैस किसको बोलते हैं, एज सच तो इनर्ट गैस होता है कि जो नोबल गैसेस होता है ग्रुप 18 का एलिमेंट्स, उसको बोलते हैं हम लोग इनर्ट गैस। बट एज सच किसी भी केमिकल रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ऐसा कोई भी गैस जो कि उस रिएक्शन में प्रेजेंट किसी भी कंपोनेंट से रिएक्ट ना करे उसको हम लोग मान सकते हैं कि वो एक इनर्ट गैस है। ठीक है, तो आप जब इनर्ट गैस को ऐड करते हैं डब्बा में तो इन दैट केस वो किसी से भी रिएक्ट नहीं करता है, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, बट वो टोटल नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ाता है, जिसके वजह से रिएक्शन में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है। तो यहां पे 2 पॉइंट है, 2 कंडीशन है जिसको आप ध्यान में रखेंगे। पहला कंडीशन है दैट यू आर एडिंग इनर्ट गैस अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम। डब्बा का वॉल्यूम में कोई बदलाव नहीं है, इसका इन रिजल्ट ध्यान रखना। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम में आप इनर्ट गैस को ऐड कर रहे हैं
तो रिएक्शन में कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, रिएक्शन ना तो नेट फॉरवर्ड जाएगा ना बैकवर्ड जाएगा। लेकिन अगर आप उसको कांस्टेंट प्रेशर में ऐड कर रहे हैं, किसको, इनर्ट गैस को आप ऐड कर रहे हैं अंडर कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम इज नॉट कांस्टेंट, इन दिस केस प्रेशर इज कांस्टेंट, तो वैसे केस में द रिएक्शन विल प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम। अब इंक्रीज इन वॉल्यूम का डायरेक्शन क्या है वो आपको इस पेज में दिख रहा है, बिल्कुल इसी डायरेक्शन में जाएगा अगर आप इनर्ट गैस को ऐड करेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो लीच एटलियस प्रिंसिपल में ये 3-4 पॉइंट था। अब आखिरी एक टॉपिक है कि भाई टेम्परेचर, पहले आप लोगों को बताया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर को चेंज करोगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज कर जाएगा, टेम्परेचर को सेम रखोगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेम रहेगा। तो अभी तक जितना भी डिस्टर्बेंस का हम लोग बात कर रहे थे उन सब में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उन सब में टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा था। अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं उसमें टेम्परेचर चेंज करेगा और हम लोग ये देखेंगे कि टेम्परेचर का इफेक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या होता है। उसके लिए बाबू ये वाला इक्वेशन याद रखो, ठीक है, इसको बोलते हैं क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। डिटेल्ड वीडियो में इसका हम डेरिवेशन भी करवा देंगे, बट अभी के लिए इन रिजल्ट ध्यान में रखो। इज ln kc2 by kc1 is equals to delta h by r t2 minus t1 divided by t1 t2। थोड़ा सा हम बता देते हैं हर एक टर्म का मतलब यहाँ पर क्या है। t1 इज टेम्परेचर, t1 t2 दोनों टेम्परेचर है। kc1 is equilibrium constant at t1, कहां पे, at t1, and kc2 is equilibrium constant at t2, kc1 t1 पे, kc2 t2 पे। डेल्टा h हो गया उस रिएक्शन का चेंज इन इंथैल्पी, R अगेन यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, रीतम बता ही चुके आप लोगों को। अब इस इक्वेशन को पहले तो याद कर लो ताकि इसमें से जो भी चीज है 4-5 चीज उसमें से कोई एक अननोन को रखते हुए बाकी सब चीज क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, तो आप इसको सॉल्व करके इस इक्वेशन को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब यहां पे आप देखिए कि रिएक्शन पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे सॉरी टेम्परेचर का क्या असर होगा। तो पहला कंडीशन है कि अगर रिएक्शन हुआ एंडोथर्मिक, कोर्स देखना इस इक्वेशन को, अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो बाबू ये वाला टर्म तो पॉजिटिव हो गया, डेल्टा एच का वैल्यू क्या हो गया, पॉजिटिव। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए चेंज इन एंथैल्पी इज व्हाट, चेंज इन एंथैल्पी इज पॉजिटिव, तो ये वाला टर्म हो गया पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव है और आप टेम्परेचर भी बढ़ा दिए, यानी कि T2 को T1 से बड़ा कर दिया, तो ये वाला भी पूरा ब्रैकेट का टर्म हो गया पॉजिटिव, T2 माइनस T1 पॉजिटिव टर्म आ गया। अब RHS अगर पूरा पॉजिटिव है, इसका मतलब कि ये वाला जो रेशियो है, ln का जो रेशियो है ये वाला, ये 1 से बड़ा होगा। पता है आप लोगों को कि अगर आपको log x का वैल्यू ओवरऑल पॉजिटिव है, यानी कि x का वैल्यू, log x का ओवरऑल वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो x का वैल्यू 1 से बड़ा होगा। ठीक है, तो यहां पे ये RHS अगर पूरा पॉजिटिव है तो ये वाला रेशियो 1 से बड़ा होगा, और ये रेशियो अगर 1 से बड़ा है मतलब kc2 का वैल्यू kc1 से बड़ा है, क्योंकि यहां पे हम लिख रहे हैं, और क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T2 इज ग्रेटर देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1, यानी कि तापमान बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ गया, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ने की वजह से रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट कर जाएगा, रिएक्शन शिफ्ट करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये वाला टर्म ध्यान रखो। देखो ये इक्वेशन याद रहेगा या जो हम समझा रहे हैं अभी वो वाला चीज एग्जाम में अप्लाई करो तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर ये एंड रिजल्ट याद रहेगा तो एग्जामिनेशन हॉल में आपका समय बहुत बच जाएगा। कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में इफ यू इंक्रीज टेम्परेचर, the value of equilibrium constant will increase and the reaction will shift in forward direction. Similarly in exothermic reaction obviously उसका उल्टा हो जाएगा कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू देखो घट गया है, और इसलिए रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट कर जाएगा, बैकवर्ड। इक्वेशन भी याद रखना है, एंड रिजल्ट भी याद रखना है, लेकिन हम बोलेंगे एंड रिजल्ट जो है उसको इक्वेशन डिपेंडेंट मत याद रखना कि इक्वेशन लिखना पड़ जाए आपको एग्जाम में इस एंड रिजल्ट को चेक करने के लिए। ये एक्सक्लूसिवली याद रखो, ये भी याद रखो, और ये कैसे कनेक्टेड है ये आपको समझ में आना चाहिए, सो दैट कि अगर ट्विस्टेड क्वेश्चन आ जाए किसी अच्छे एंट्रेंस एग्जाम में तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर ले। सो दैट्स इट, वी आर डन। रिवीजन हो गया केमिकल इक्विलिब्रियम का, बहुत फास्ट रिवीजन हुआ और इससे आप लोगों का समय बहुत बचेगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल था। अगर लगा होगा हेल्पफुल तो दोस्तों का शेयर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर अभी तक नहीं किए हो तो, और क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व कर लेना प्रीवियस ईयर्स का, सो दैट कि जितना भी बात आप लोगों को बताए हैं उसको आप प्रॉपर्ली अप्लाई करना सीख जाए।